थोड़ा सा पहले रिवीजन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को किस तरह प्लॉट किया जाता है, ये चीज़ें हमने देखी थी। थोड़ा सा हमने इसका कॉन्सेप्ट बनाया था कि किस तरह हम लोग जो है, जैसे लीनियर इक्वेशन को जब भी प्लॉट करते थे, वी विल ऑलवेज गेट अ लाइन, हमें हमेशा एक लाइन मिलती थी। ठीक है, जब भी लेकिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप प्लॉट करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ कर्व, यू शेप कर्व मिलेगा आपको, जिसको हमने पैराबोला का नाम दिया था। ठीक है। पैराबोला की दो फॉर्म्स थी हमारे पास, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एक वर्टेक्स फॉर्म थी। अच्छा, जब पैराबोला ड्रॉ होता था तो ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स बनते थे। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती थी, एक जो है वो हमारे पास होता था वर्टेक्स, जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते थे। दो तरह के कर्व्स हमारे पास होते थे, कप अप और कप डाउन। ठीक है, जब ए पॉजिटिव होता था तो मिनिमम बनता था, मतलब कप अप बनता था। और जब ए नेगेटिव होता था तो मैक्सिमम बनता था, मतलब कप डाउन बनता था। ठीक है। अच्छा, ये जो दो पॉइंट्स यहाँ मैंने बताए थे तुम लोगों के, जब हमारा कर्व जो है वो एक्स इंटरसेप्ट को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू है वो हमारी एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है ना। इसको हमने एक और नाम दिया था रूट्स का। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में हमारा लेक्चर है कि व्हाट इज बेसिकली दिस रूट्स, ये रूट्स होते क्या है, इनकी नेचर क्या होती है, और किस तरह मैं जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट्स जो है वो डिटरमाइन करता हूँ, उसकी नेचर कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली इन रूट्स पे है। स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारे सामने है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वर्टेक्स फॉर्म भी तुम लोग को पता है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस की। अब तो तुम लोग को ये आराम से याद भी हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरह की हमने चीजें जो है वो स्टार्ट की थी। हमारे पास जो है वो हमने कुछ प्लॉटिंग भी की थी, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। हम लोग ने जो दो तरह के क्वेश्चंस देखे थे हमारे पास, इस तरह था कि अगर हमें वर्टेक्स फॉर्म में कभी कोई क्वेश्चन मिलता है तो किस तरह हम वहां से जो है वो वर्टेक्स निकालते हैं। या फिर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने जो है वो फंक्शन दिया हुआ होता था, और हम जो है वो उसको -b/2a के फॉर्मूले को यूज करके जो है हम वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज प्लॉट करते थे। मेरे पास ये एक क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ हुआ है 4.1 का। ठीक है, ये 2a का, मतलब पहला पार्ट मैंने ये सॉल्व किया था। इसमें जो है वो मेरे पास बेसिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो वर्टेक्स फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, ये वर्टेक्स फॉर्म थी मेरे पास, ये वर्टेक्स फॉर्म थी। मैंने इसको इसमें से वर्टेक्स निकालना है क्योंकि मुझे स्केच करना था। तो मुझे पता है कि जब भी मैं स्केच करता हूँ तो स्केच करने के लिए आई नीड सम पॉइंट्स, मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए। वो पॉइंट्स जो है वो मेरे पास बेसिकली फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स होता था। सेकंड पॉइंट मेरे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता था और एक्स इंटरसेप्ट होता था। वर्टेक्स फॉर्म अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन है तो यू जस्ट हैव टू कंपेयर इट विद द वर्टेक्स फॉर्म, जो ओरिजिनल वर्टेक्स फॉर्म है। उससे क्वेश्चन को कंपेयर करके आप वर्टेक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते थे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए यू हैव टू पुट वाई इक्वल टू जीरो इन द इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में, और वाई इंटरसेप्ट के लिए यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द इक्वेशन। तो ये सारे काम करने के बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते थे जिनको हम अपने कर्व पे प्लॉट कर देते थे। गलती ये होती थी कि हम लोग पहले ए की वैल्यू डिटरमाइन करते थे। मैंने तुम लोग को बार बार बोला था कि ए की वैल्यू डिटरमाइन करके ये चीज आइडेंटिफाई कर लो कि वेदर इट इज अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। ठीक है, और फिर उसी नॉलेज को यूज करके प्लॉट करना। ठीक है, अगर मिनिमम है तो जाहिर सी बात है कप अप बनेगा, मतलब मिनिमम पॉइंट आपको मिलेगा, कर्व आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर मैक्सिमम होगा तो कप डाउन होगा और कर्व आपका जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने कॉपीज को चेक की उसमें मुझे यही मिस्टेक मिली थी कि आपने आइडेंटिफाई तो सही किया कि मिनिमम बन रहा है, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने मैक्सिमम बनाया हुआ है। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो मिस्टेक्स हैं, जो कि तुम लोग इसको जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तो ये मिस्टेक्स भी ठीक हो जाएंगी। ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने का जो है ना मतलब ही यही है, हमें एक ही वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमम बन रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इस तरह का था। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी किए थे। ठीक है, लेकिन वो चूंकि उसकी वीडियोस वो जो है वो मौजूद है, तो अगर तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो वहां से देख लेना। वरना अगर कोई और 4.1 का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे बता देना, मैं उसको भी तुम लोग में सॉल्व करके चैनल पर डाल दूंगा। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो रूट्स के बारे में, मैंने जैसे बताया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है। आज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एड मैथ्स के अलावा हमने मैथ्स में ये चीज देखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करो। ठीक है, जब भी आपको मैथ्स में सॉल्व का वर्ड मिले इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि मुझे उसमें जो वेरिएबल है, एक्स है या वाई है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मुझे ये बात पता है कि सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ पावर टू, मैक्सिमम पावर टू है, तो मेरे आंसर हमेशा दो ही आते थे। और उनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास काफी सारे मेथड थे। मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी देखा, मैंने जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी सीखा था, और मैंने फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी सीखा था इन ऑर्डर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पॉपुलर जो मेथड था वो फॉर्मूला मेथड था। ठीक है, हर बार हम लोग फॉर्मूला मेथड ही यूज करके
सॉल्यूशन निकालते थे, एक्स की वैल्यूज निकालते थे या रूट्स निकालते थे। तो अभी भी हम लोग जो है वो इसी फॉर्मूला मेथड को ही यूज करके रूट्स आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो हमें बोलेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे वो इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में वो हमसे यही पूछेगा कि नेचर बताओ रूट्स की, लेकिन आगे जाके वो हो सकता है ये भी बोले कि नेचर भी बताओ और रूट्स भी कैलकुलेट करके बताओ कि रूट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आपको पता है ए बी एंड सी आर बेसिकली द कांस्टेंट्स। जब आपके पास जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो ए बी और सी जो है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और बी एक्स का होता है और सी वो होता है जिसमें कोई एक्स नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें इस टॉपिक में ये करना है कि हमें जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा और हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को देख के कि इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। आप लोगों ने जब मैथ्स में क्वेश्चन कर रहे थे रूट फाइंड आउट करने का, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसमें आपने लिखा था कि देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है। तो वो जो देयर आर नो रियल रूट्स थे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि नो रियल रूट्स का कैसे पता चला था। कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और फिर आखिर में हमें पता चलता है इसके तो रूट्स ही नहीं है। तो मैं आज आपको पहले ही एक तरीका बता दूंगा कि किस तरह आपको पता चल जाए कि इसके रूट्स रियल होंगे कि नॉट रियल होंगे। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये जो यहाँ फॉर्मूले में ये चीज लिखी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करके, इस फॉर्मूले को यूज करके, इसमें वैल्यूज पुट करके मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो मेरे रूट्स आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है। वो रियल है, नॉट रियल है, वो कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे। तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू ये बात आपको पहले ही देख के बता सकता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपने मुझे दिया है उसके रूट्स कैसे आने वाले हैं। रियल आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं, डिस्टिंक्ट आने वाले हैं, या जो है नॉट रियल आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं जो कि याद करनी है। ठीक है। वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी कहलाएगा और अगली जो चीज होगी वो सी होगी। जब आप अरेंज करोगे उसके बाद आप एबीसी की वैल्यू लिखोगे और ये फॉर्मूला यूज करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी कोई ना कोई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, मतलब अगर फर्ज करो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी ए सी की वैल्यूज डाली और आपका आंसर 28 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब है कि जो आपके एक्स के आंसर्स आएंगे वो रियल होंगे और दोनों अलग अलग आंसर होंगे, दोनों एक जैसे नहीं होंगे। जैसे एक आ जाएगा -4 और एक आ जाएगा -6, इस तरह रियल आंसर आएगा। ठीक है। इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, रियल आंसर आएगा और दो अलग अलग रूट्स आएंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है वो जीरो के बराबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने वैल्यूज डाली और आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके रूट्स रियल तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे, एक जैसे आंसर आएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 4 आंसर आ गया। हमने इसका भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें 12 12 आंसर आ रहे थे दोनों ना। तो ये चीज आपको पहले ही पता चल जाएगी कि आपके आंसर्स कैसे आ रहे हैं, तो फिर आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगे। कभी कभार ऐसा होता है पूरा सॉल्व करने के बाद एक ही आंसर आ रहा है 12, आप बोलते हो यार 12 भी आ रहा है, तो जो सर ने तो कहा था दो आंसर आएंगे, ये तो गलत हो गया, मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। और अगर आपका आंसर जो है वो जीरो से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आपका आंसर, तो इसका मतलब है कि आपके रूट्स रियल नहीं है। आप इस क्वाड्रेटिक जो है वो फॉर्मूले से रियल रूट्स नहीं निकाल सकते। उसका अंदाजा इस तरह होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना, समझ लो कि रूट्स आपके रियल नहीं है, नॉट रियल है, क्योंकि देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अगर आप कैलकुलेटर में भी डाल के देखोगे तो नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, वो मैथ एरर दे देगा आपको। ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी मुझे जो तुम लोग को बतानी थी। अब मैं ये अब तुम लोग ये करोगे कि अपनी जल्दी से बुक्स खोलोगे और क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पेज नंबर 69 से लेके रीड करना शुरू करोगे और जल्दी जल्दी मुझे बताते रहोगे रीड करके कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें बताई है वो यहाँ लिखी हुई है, जरा रीड आउट कर लो बुक को जल्दी से। टर्न टू पेज नंबर 69। 69 पेज नंबर पे आओ जल्दी से, और जल्दी से जो है वो बुक को गो थ्रू कर लो, ताकि सारी चीजें जो है वो तुम लोग को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज हो जाए। बुक्स हैं सबके पास? Yes, sir.
चलो पेज नंबर 69 पे जो जो मेन हेडिंग है दैट इज रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने यही चीज डिस्कस की। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखी हुई है नीचे देखो। ठीक है, एग्जांपल अभी हमें सॉल्व नहीं करनी, हम क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल को स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। आगे देखो नीचे एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये टेबल मैंने जो तुम्हें अभी बातें बताई है वो सारी इस टेबल में लिखी हुई है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके रूट्स जो है वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। नेक्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब है रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे, दोनों आंसर सेम आएंगे। थर्ड इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, तो जब नेगेटिव नंबर आ रहा होगा तो रूट्स जो है वो रियल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं जो है कंडीशन नंबर ए और बी को कंबाइन कर दूं, ए और बी को कंबाइन इसलिए कर दूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वो आपसे कहता है कि टेल मी द रूट्स आर रियल। तो जब रूट्स रियल होते हैं ना तो उनकी दो कंडीशन है, पहली वाली भी है और दूसरी वाली भी है। अगर आप पहली कंडीशन देखो उस वक्त भी रूट्स रियल है, और सेकंड कंडीशन देखो उस वक्त भी रूट्स रियल है। तो फर्स्ट टू में रूट्स रियल है तो उसने कंबाइन करके हमें लिख दिया कि व्हेन योर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब आपके रूट्स रियल होंगे। ठीक है, अब वो आपसे क्वेश्चन जो है ना बहुत अलग अलग तरीके से पूछेगा। वो पूछेगा मुझे बताओ कि रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट कब होते हैं, रूट जो है वो रियल कब होते हैं, रूट जो है वो इमेजिनरी कब होते हैं। तो वो आपको हर क्वेश्चन में एक एक कंडीशन देके पूछेगा। तो ये जो टेबल है ना ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये जब याद हो जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा पेज नंबर 71 पे आओ। अब पेज नंबर 71 पे आओ जरा, अब ये चीज देख लो। ठीक है, ये चीज मुझे बतानी थी कि अगर तुम्हारे डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे तो एक्स के दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे तो एक्स के हमेशा दो आंसर्स आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे। इसका मतलब है कि हमारा कर्व जो है वो एक्स इंटरसेप्ट को कट कर रहा है। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है मेरा एक्स का सिर्फ एक आंसर आएगा, मतलब इसका एक ही एक्स इंटरसेप्ट होगा। और मेरा कर्व कुछ इस तरह होगा कि वो सिर्फ वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा और ऊपर गुजर जाएगा, उसको कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि तुम जो है ना वो डिस्क्रिमिनेंट की जो तुम्हारे पास वैल्यू है ना, तुम उससे ये देख के बता सकते हो तुम्हारा कर्व किस तरह बन रहा होगा, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, और फिर लास्ट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, या फिर मेरा वाई पूरा पॉजिटिव होगा या फिर मेरा वाई पूरा नेगेटिव होगा, या फिर ऊपर की साइड पे होगा या नीचे की साइड पे होगा। ठीक है, तो ये कर्व्स की नेचर तुम्हें पता चल जाएगी डिस्क्रिमिनेंट से, कि डिस्क्रिमिनेंट मुझे बहुत सारी बातें बता देता है जैसे कि। और फिर ये है कि तुम लोग जो है वो जब स्केचिंग कर रहे होगे तो स्केचिंग करते हुए तुम लोग से मिस्टेक नहीं होगी। ये तुम लोग को पता है पहले से ही होगा कि यार ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो ये तो ऊपर ही बनेगा इस तरह। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि तुम लोग के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा जो है वो बाकी सारी चीजें अब ये जो आगे वाला जो 73 पे जो टेबल है ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फौरन। ठीक है, 4.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तुम लोग जल्दी से अपनी कॉपीज और बुक्स वगैरह ले आओ, स्टेशनरी, और स्टार्ट करो मेरे साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे। सर कौन से पार्ट्स करेंगे? हम लोग पार्ट नंबर ए करते हैं और पार्ट नंबर डी कर लेते हैं और पार्ट नंबर एफ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक तरह के नहीं करेंगे सारे, तीन पार्ट्स कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर ए से। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके साथ और फिर सॉल्व भी करते हैं साथ साथ। क्वेश्चन ये है 4.2 इज ऑन पेज नंबर 73। द क्वेश्चन इज यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके नेचर ऑफ द रूट्स को डिटरमाइन करना है, किस तरह के जो है वो नेचर होगी आपकी रूट्स की। और फिर ये कह रहा है कि व्हेन द रूट्स आर रियल, अगर आपके रूट्स रियल आ रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड द रूट्स एज वेल, मतलब यू हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल। ठीक है, पहले डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आइडेंटिफाई करेंगे वेदर आर रूट्स आर रियल और नॉट। इफ द रूट्स आर रियल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने पहला पार्ट लिख दिया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। ये ऑटोमेटिकली अरेंज है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू लिखनी है। मेरी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू मेरे पास -2 है और द वैल्यू ऑफ सी इज -5। मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है।
ठीक है, अभी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं कोई कंडीशन नहीं यूज करूंगा, मुझे ये देखना है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर आ क्या रहा है। तो मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको कैलकुलेट करने का जो मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डिस्क्रिमिनेंट बता दो मुझे कितना आ रहा है। सर ग्रेटर देन जीरो है, रियल एंड डिस्टिंक्ट नेचर, और रूट्स इसके 3.45 और -1.499, नहीं 449, हाँ -1.1। ठीक है, इसका मतलब तुमने डेसिमल में निकाले हैं। बुक के पीछे आंसर देखना, इसका क्या आंसर आ रहा है। सर वही है, 1 प्लस और √6 के फॉर्म में दिया हुआ है वहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 24, तो इसका मतलब है कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो। 24 जो है वो जीरो से बड़ा है, इसका मतलब है कि जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स जो है वो रियल भी टू हैं रियल सॉल्यूशंस। और डिस्टिंक्ट भी हैं, मतलब अलग अलग भी होंगे। तो रियल भी लिख दिया मैंने और कॉमा डाल के मैंने डिस्टिंक्ट भी लिख दिया। अब उसने बोला था कि इफ द रूट्स आर रियल तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, तो मुझे फिर इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी जो है वो माइनस टू का ऑलमोस्ट ये नेगेटिव है तो ये टू हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस एंड देन स्क्वायर रूट का साइन यूज करूंगा। बी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, बी स्क्वायर फोर ए सी तो मैं निकाल चुका हूँ, तो ये 24 ही ले लेता हूँ इसको। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने यहाँ 24 लिख दिया एंड देन होल डिवाइडेड बाय टू ए, तो टू ए वन हो जाएगा तो टू हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि बुक का आंसर मैच करना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तुम लोग डायरेक्ट डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हो। अगर इफ यू वांट टू मैच द बुक आंसर तो मैं 64 को 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकता हूँ, तो 2 बाहर आ जाएगा और 6 जो है वो रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई कैन राइट 24 एज 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 तो वो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो 6 अंदर ही रहेगा और 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और फिर आई कैन टेक 2 कॉमन, जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस √6 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस √6। बुक में यही आंसर लिखा हुआ है इसलिए हम लोग इसको यहीं छोड़ देते हैं, वरना यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने ये देख लिया कि आपके रूट्स है। बोलो सर जहाँ मिडिल टर्म एप्लीकेबल हो वहाँ वहाँ मतलब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ मिडिल टर्म अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल मिडिल टर्म अप्लाई कर दो, चलिए सर। आंसर एक ही आएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया, ये दिस इज पार्ट नंबर ए। अब हम पार्ट नंबर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी तो बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है, पार्ट डी करते हैं। ठीक है, पार्ट डी ट्राई करते हैं। पार्ट डी में देखते हैं क्या आ रहा है। पहले सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पार्ट डी जो है वो मेरे पास क्या है, एक्स है एंड देन इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज 1 एंड देन माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2। थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वल्स टू हो गया, ये हो जाएगा x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x हो जाएगा और 3x होगा तो 3x स्क्वायर। और इस 2 को भी शिफ्ट कर देता हूँ, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर पहले आता है तो -3x स्क्वायर आ गया और फिर x जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस x हो गया एंड देन -2 इक्वल्स टू 0। अब आई हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। a की वैल्यू -3 आ रही है, b की वैल्यू मेरे पास वो जो है वो 1 आ रही है और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास -2 आ रही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर और फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस, आई हैव टू राइट 4
एंड देन -3 आ जाएगा, और फिर जो है वो c की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मेरे रूट जो है वो रियल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस एंड माइनस प्लस एंड प्लस माइनस अगेन माइनस एंड 4 टाइम्स 3 इज 12, 24 हो जाएगा, तो ये कुछ -23 आ रहा है। ठीक है, तो -23 का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरा वो है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि मेरे रूट जो है वो रियल नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, तो द रूट्स आर नॉट रियल ना। जब रियल ही नहीं है तो मुझे वैल्यू नहीं फाइंड करनी, तो मैं बस नॉट रियल लिख दूंगा। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से, अब लास्ट पार्ट करो जल्दी से। लास्ट पार्ट तुम लोग करो, मुझे आंसर बताओ। सर लास्ट पार्ट कौन सा, मतलब पूरे क्वेश्चन का? एफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं, मैं एफ लिख रहा हूँ। पहले दो पार्ट में कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मैं आगे का पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग भी साथ साथ ही चल लोगे उम्मीद है। सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और वो जो रूट्स हैं वो 1/2 और 1 प्लस √7/2 है। ठीक, चेक कर लेते हैं इसको। 2x हो गया, x-3 हो गया इक्वल्स टू 3 हो गया, 3 के बाद -4x हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, ये 2x² हो जाएगा। 2x² को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x हो जाएगा, और फिर जो है वो मैं शिफ्ट कर देता हूँ +3, देन -3 हो जाएगा, ये +4x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और फिर मेरे पास जो है वो 2x² एज इट इज रहेगा, क्योंकि x² की कोई और टर्म नहीं है, माइनस, और ये -2x हो जाएगा। और प्लस -3 दोबारा हो जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, b² - 4ac फॉर्मूला है मेरे पास। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया दोबारा प्रैक्टिस के लिए दोबारा कर लो, रफ कॉपी में कर लो बेशक। अगर तुमने एफ कर लिया तो तुम ई कर लो, जिसने एफ किया हुआ है। तो b इज -2, तो -2 की जगह पे 4 आ जाएगा, एंड देन नेगेटिव साइन 4 a is 2, तो ब्रैकेट में 2 लिख दिया, c की जगह पे -3 पुट कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 4, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और दोबारा मेरे पास 24 आ गया। 4 2 8, 8 3 24, तो 28 आ गया। तो 28 का मतलब है कि रूट मेरे रियल है, तो मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है रूट जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, तो आर भी रियल लिख लो, और डिस्टिंक्ट के लिए DIST लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म। अब मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तो मैंने जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया। x इज इक्वल टू -b 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली b नेगेटिव है, एंड देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² विल बी 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर b² में निकाल चुका हूँ, तो 28 लिख देता हूँ डायरेक्ट, एंड देन ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 4 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4। और फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो आई कैन राइट अब सर 28 28 को 2 रेडिकल 7 लिख दीजिए। बिल्कुल, x इज 28 इक्वल रेडिकल टू, 28 हो। और 2 कॉमन भी ले लेता हूँ डायरेक्ट, दो स्टेप में ही जी कर सर। देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास फिर हो 1। जाएगा 1 प्लस रेडिकल 7/2 आंसर, जो फाइनल आंसर है। 7 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, वो कट करके दिखा देता हूँ, यहाँ तो 4 ही हो गया, तो उसके बाद ये कट हो जाएगा ऐसे, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा। सर बुक के पीछे अपॉन टू नहीं लिखा हुआ, ये नहीं, वो शुरू में सिर्फ। लिखा होगा, हाफ शुरू में लिखा होगा ना, अरे उसने हाफ शुरू में लिख दिया होगा, ऐसे ही है, जी सर, हाँ सर ऐसे ही है। उसने इस तरह लिख दिया होगा, मैं लिख देता हूँ।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि वी हैव एन इक्वेशन, इक्वेशन इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस के है, और जो है वो इक्वल टू 6x है। तो मैं इक्वल टू 6x को शिफ्ट करके इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये माइनस 6x हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, और मुझसे ये कह रहा है कि हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मुझे यहाँ कंडीशन खुद बता रहा है, कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। इसका मतलब है कि डी का आंसर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स इसने मुझे पहले ही बता दिया। तो मैंने क्वेश्चन को देख के कंडीशन लिख दी है। और अब मुझसे कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ के। तो मुझे के की रेंज निकालनी है। तो बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन होने वाला है, बस यहाँ उसने थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि मुझे पहले कंडीशन उसने बता दी। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन खुद फाइंड आउट की थी। तो अरेंज कर दूं जल्दी से। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, पहले ही लिखा हुआ था, माइनस 6x उसके बाद आ गया, प्लस के को एंड में लिख दिया मैंने। और जो है वो इक्वल्स टू 0 है। मुझे ए बी सी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू के है। बस ये चीज याद रखना कि एक्स के अलावा जितनी चीजें होती है ना, वो सब सी की वैल्यू होती है। तो ए मेरे पास यहाँ 1 है, और बी जो है वो मेरे पास -6 है, और सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास इस वक्त के है। ठीक है, क्योंकि के अलावा कोई और चीज नहीं है, तो के हो गई। अगर यहाँ के प्लस 1 लिखा होता तो सी की वैल्यू के प्लस 1 हो जाती। अगर यहाँ के प्लस पी प्लस क्यू लिखा होता तो सी की वैल्यू के प्लस पी प्लस क्यू हो जाती। तो अब मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, और मुझे कंडीशन अब पता है कि कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो आई जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज। बी की जगह पे -6 है, तो बी का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आई हैव रिटन 36 डायरेक्टली। और उसके बाद माइनस है 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1, चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 4 लिख दिया, ए की जगह पे 1 लिख दिया, सी की जगह पे के लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर जो है वो थोड़ा सा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है, जो हम इंशाल्लाह मैथ्स में करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद। तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है। ये बेसिकली हो गया 36, और जब मैं -4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो वो -4 हो जाएगा, और के से करूंगा तो -4k इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन, बिल्कुल इक्वल्स टू की तरह इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ 4k माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो 36, और ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और 4k इधर चला जाएगा, क्योंकि 0 + 4k 4k हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं थोड़ा सा जो है वो 4k को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह लिख देता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो 4k मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं पूरी साइड ही शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो 4k मैंने ऐसे लिखा, और 4k पे जो साइन है वो लेस देन का है, तो यहाँ भी लेस देन का ही होगा इस तरह। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा चेंज इसलिए किया क्योंकि हमेशा तुम्हें पता है वेरिएबल को पहले लिखते हैं। तो अब जो सर k की के इज वैल्यू आ लेसर जाएगी, देन 9। के बिल्कुल लेसर देन 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 36/4 जो है वो के इज लेस देन 9। तो के की जो रेंज है वो आपको पता चल गई कि के की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। सर ये -4k सर को अगले साइड भेजते हुए मतलब साइन चेंज क्यों होता है? मतलब के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। देखो वो जो तुम कह रहे हो ना, क्या मतलब साइन चेंज करते हुए? मतलब सर ये जैसे -4, हाँ हाँ बोलो। -4k हुआ तो वो साइन फिर 36 क्यों रहता है? मतलब सर क्या पता 4k की जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी हो उससे, 36 से उसका सम जो है उससे 4 से। मतलब उसको जब आप के से, अब देखो ये तो मैंने वही वाला किया ना जो इक्वल्स टू के साथ करता था। इक्वल्स टू के एक साइड अगर कोई चीज नेगेटिव हो रही है, तो वो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाती थी, ऐसी किया। ठीक है, नहीं सर, ग्रेटर देन का साइन लेसर देन हो गया ना, ग्रेटर देन था पहले। ये वाला, ये देखो नहीं, ये चीज देखो, ये देखो 36 की साइड पे मुंह खुला है इसका। ठीक है ना, इसका मतलब है 36 बड़ा है, 4k छोटा है। तो यहाँ भी यही चीज लिखी है मैंने, ओके सर, देख रहे ओके। हो? 36 की साइड पे मुंह खुला हुआ है, और 4k की साइड पे मुंह बंद है। मैंने इसको सिर्फ शिफ्ट किया है, 4k को उधर ले गया, 36 को इधर ले आया। ओके सर। इनइक्वालिटी का साइन उस वक्त चेंज होता है जब कोई नेगेटिव नंबर या प्रोडक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह होता है -4k, ये मैं आगे ये चीज करेंगे इंशाल्लाह, -4k और ये इस तरह लिखा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ऐसा शायद यही पूछ रहा है।
अच्छा, अब जब ये माइनस का 4 शिफ्ट करूंगा ना मैं एक साइड से दूसरी साइड पे, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल है कि अगर आप नेगेटिव साइन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो आपको फिर इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। तो अब इसका आंसर हो जाता है k इज ग्रेटर देन -9। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन इस वक्त चेंज होता है। ये हम आगे करेंगे क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में तुम ये चीज देखोगे कि जब कोई नेगेटिव कोफिशिएंट तुम शिफ्ट करते हो ना दूसरी साइड पे, तो तुम्हें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो फिर नहीं होगा। फिर नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट किया है, ये देखो 4 पॉजिटिव था ना, ये पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, मैंने साइन नहीं चेंज किया, साइन वैसे ही है बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ -4 होता तब मुझे इसका साइन उल्टा करना पड़ता, जैसे मैंने यहाँ किया। ओके क्लियर सर। है? ओके। ऐसा नहीं, यही पूछ रहे थे? हाँ सर, ऐसे ही कुछ पूछ रहा था। चलो ठीक, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है उसमें ये चीज आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही इसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग को होमवर्क में दे दूंगा मैं, 4 और एक और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। इसके अलावा कोशिश करते हैं 10 तक कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो 2x लिखा हुआ है, ठीक है। 2x के बाद ब्रैकेट में p-3 है, और हमारे पास जो आगे है वो है =3 और 2x है, ठीक है। और 2x के साथ जो है वो p-x है। तो 2x और ब्रैकेट में p-x = 3, और आगे मुझसे कह रहा है कि हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स के लिए जल्दी से मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? सर इज इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब इक्वल, वो है रियल एंड इक्वल डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल है और रियल है तो इसका मतलब है =0 आएगा। तो पहले ये उसने मुझे पहले से ही कंडीशन दी है और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मुझे p की वैल्यू चाहिए। तो p की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 2xp, जब मैं 2x को p से मल्टीप्लाई करूंगा फिर माइनस हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 2x² हो जाएगा, और माइनस ये -3 कर देता हूँ, =0 कर दूंगा। और अब मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, -2x² पहले आ जाएगा और फिर पॉजिटिव का 2xp आ जाएगा, और -3 = 0। abc की वैल्यू अब मुझे पता चल गई है, ठीक है। अब एक चीज सर और है, आंसर देखिए आ गया। आंसर आ गया, सर ठीक है। हम भी प्लस नोट कर लेंगे। माइनस स्क्वायर 6 का प्लस स्क्वायर रूट माइनस जो है। स्क्वायर रूट 6, ठीक है। आगे बढ़ जाओ जल्दी से, 5 पे आ जाओ उधर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दो। 4 में होमवर्क में दूंगा, ठीक है। 4 के शुरू के 3 पार्ट कर लेना होमवर्क में, या चारों पार्ट कर लेना, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब a की वैल्यू -2 है। अब यहाँ थोड़ा सा ये देख लो कि b की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। x के अलावा जितनी चीजें ना वो सब b की वैल्यू है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला था कि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के अलावा जितनी चीजें हैं वो b के पार्ट होती हैं विद द साइन एज वेल। तो यहाँ 2 और p आएगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी देखा तुम लोगों को बतानी थी। और c की वैल्यू -3 है, और सिंस आई नो दैट द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो b² माइनस जो 4ac है वो =0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ b² लिख दिया -4ac = 0। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। b की जगह पे मेरे पास 2p है, तो 2p का स्क्वायर जो है वो बेसिकली 4p² हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि b की वैल्यू 2p है, तो 2p² इज 4p²। एंड देन द नेगेटिव साइन, फिर 4 आ जाएगा, ब्रैकेट में a की वैल्यू आ जाएगी -2, और फिर मेरे पास जो है वो ब्रैकेट में c की भी वैल्यू है, वो भी बेसिकली -3 है, तो वो भी -3 आ गई =0। अब 4p² मेरे पास एज इट इज है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 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 तो माइनस ही रहेगा। और 4 × 2 इज 8, और 8 और 3 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया, =0 हो गया। और इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना आता है। तो 24 =2 है, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। 4p² है, 24 को शिफ्ट कर दिया, +24 हो गया, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइड बाय 4 जो है वो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो p² की वैल्यू आ गई 6,
और if I have to remove this square root sign, I have to take square root on both sides. So the value of p will be plus minus अंडर रूट 6, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4 मैं तुम लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो जल्दी से. सर 5 भी हो गया. 5 भी हो गया. 5 में 17/8 is greater than MR है. ठीक है, 5 हो गया. 6 पे आ जाओ जल्दी से. बाकी कहाँ है सारे? बाकियों से हो रहा है सबसे? मैं चैट पढ़ लूँ जरा जल्दी से, कुछ पूछा तो नहीं है. The question asks you to represent the value in the range. हाँ देखो, जब भी ग्रेटर देन रेंज पूछेगा ना, तो रेंज से तुम लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि ये इक्वल टू नहीं होगा, ये ग्रेटर देन या लेस देन की बात कर रहा होगा, क्योंकि रेंज आपको पता है एक जगह से शुरू होती है, एक जगह से. हम लोग क्वेश्चन नंबर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग सॉल्व करो, मैं 7 सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को जल्दी से. सर मुझसे नहीं आया. मोहसिन नहीं आया? मैं वही आया था देखने के लिए. वहाँ कौन कौन आया हमारे साथ? वो मतलब 2-3 बच्चों को ऐड किया, फिर भी नहीं आया वो. अरे सर मोशन ने तो पूरी 4.2 सॉल्व किया, 4.3 कर रहा है अभी. वो बस चैंपियन हो जाते हैं बस. थोड़ा समझ में आ जाए, ऐसे ही होता है. चलो अच्छी बात है. मुझसे 17 से आगे तक मेरा भाई बंदा 4.3 तक पहुंच गया. मैं तुम्हें भेज दूंगा ना इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह. तो सर भेज देगा प्लीज. चलो ये अभी एक ट्राई कर लो जल्दी से. ऐसा कर रहे हो ना तुम? देख तो नहीं रहे ना? मैथ कर तो रहे हो ना हमारे साथ दोबारा? हाँ सर कर रहा हूँ, मतलब ऐसी साइड पे अटेम्प्ट्स कर रहा हूँ. जैसे वो जो सारा मतलब कैलकुलेटर वाला काम है वो तो मैं स्किप कर लेता हूँ, लेकिन सब्स्टिट्यूट वगैरह तो कर रहा हूँ. ठीक है. यस बिस्मा, वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3. हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग का होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे ही है. इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो है mx² + 2. mx² है और +2 है इक्वल्स टू x और x+3 है. तो उसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कंडीशन वो मुझे दे रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में वो कंडीशन दे रहा है. क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो दे रहा है आर नॉट रियल. आर नॉट रियल का मतलब हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. ठीक है, नॉट रियल बोल रहा है तो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव नंबर होगा. सर m is greater than 17/8. m इज ग्रेटर देन 17/8. ठीक है, माइनस या प्लस? सर देखना पड़ेगा जी सर. सर प्लस ही है. प्लस ही है प्लस सर. ही है, प्लस ही है. और सर 6 भी हो गया. 6 भी हो गया. आगे बढ़ जाओ, 7 करो जल्दी से. अच्छा, 5 में जो है वो हमें थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी. m के साथ x² आ जाएगा और ये जो है वो नेगेटिव का x² इधर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा. और ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा. और +2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. और फिर मुझे यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो x² जब मैं कॉमन लूंगा, क्योंकि x² की 2 टर्म्स है, तो आई हैव टू टेक x² एज कॉमन. तो ये हो जाएगा m-1. ये भी देख लेना, ये भी थोड़ी नई चीज है तुम लोग के लिए. देखो x² के 2 कोफिशिएंट है ना, तो मुझे एक बनाने के लिए आई हैव टू टेक कॉमन. तो मैंने x² कॉमन ले लिया और फिर माइनस का 3x आ गया और फिर प्लस का 2 इक्वल टू 0. अब तुम लोग को पता है ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो ए की वैल्यू जो है, मैंने बोला था x² का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू m-1 हो जाएगी पूरी. ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी नहीं है तुम लोग के लिए.
और बी की वैल्यू -3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट b² - 4ac लिख दिया है। और मुझे पता है कि सिंस द कंडीशन इज नॉट रियल तो b² - 4ac जो है वो हमेशा लेस देन 0 हो जाएगा। b की जगह पे -3 है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a की जगह पे m-1 आ जाएगा, और फिर मुझे c की वैल्यू लिखनी है जो कि c की वैल्यू आ जाएगी, और ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो b² - 4ac मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 9, और -4 को पहले m से मल्टीप्लाई किया तो -4m, और 2 से किया तो -8m, और -4 को जब -1 से करूंगा तो प्लस हो जाएगा, +4, और ये हो जाएगा आपके पास +8। सर बोलो। जब एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने कॉमन लिया तो m-1/a कैसे हो गया? तो ये अपॉन a नहीं है, मैंने ये a की वैल्यू लिखी है। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए तुम लोग को अंडरलाइन करके बताया था कि a जो है ना उसकी कोफिशिएंट ये है। मतलब मैंने स्टेप एक वो कर दिया ना, मुझे a की वैल्यू लिखनी थी तो मैंने डायरेक्ट काम कर दिया। मैंने लिख देता हूँ a की वैल्यू m-1, और b की वैल्यू जो है वो -3 आ रही है, और c की जो वैल्यू है वो बेसिकली 2 आ रही है। तो अब मैं देखो, अब इसको, अब ये देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 9 और 8 मैंने 18 किया तो ये देखो 17 आ गया, और ये -8m आ गया। अरे सर मोशन आ गया, नोटिस आ नहीं गया है। मोहसिन? हाँ मोशन आ गया। चलो अच्छी बात है। मोहसिन इतनी लेट क्यों आए हो? 4.2 कर लिया तो लेट आओगे अब तो। हाँ सर लाइट गई हुई थी। मोहसिन, हम लोग ने 4.2 स्टार्ट कर दिया, 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। तुमने अगर कर दिया तो आगे आगे 6 स्टार्ट करो सॉल्व करना। सर 7 का आधा हो गया है, आधा नहीं हो रहा है। 7 का आधा हो गया, मैं आ रहा हूँ 7 पे। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप यहाँ कर देता हूँ। 17 इधर ही रखा, -8 उधर चला गया तो वो हो गया मेरे पास पॉजिटिव। और इसको थोड़ा सा मैं वो शिफ्ट कर दूं, 8m को इधर ले आऊं। 17 इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज करना है, इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल देख के लगाना है। और 8m की साइड पे जब मुंह खुला है तो 8m की साइड पे मुंह खुला ही रखेंगे, ठीक है। और जो दूसरी साइड है वो उस पे वहाँ मुंह क्लोज था, लेसर देन था, तो 17 आ गया। और अब जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो वो इस तरह आ जाएगी, 17/8। 5 हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर साइन का ज्यादा से ज्यादा कितना मार्क कटता है? इनइक्वालिटी के साइन की बात कर रहा है सर? हाँ सर इनइक्वालिटी के साइन, अभी मैं वो क्या रीअटेम्प्ट करूँ तो ऐसी छोटी छोटी मतलब साइन की गलतियां आ रही है इनइक्वालिटी वाली। नहीं तो वो तो तुम्हारे, जैसे तुमने पूरी वर्किंग कर ली, वो तो आंसर का ही है ना, तो डिपेंड करता, हो सकता है आंसर का 1 मार्क काट लें या 2 मार्क काट लें, वो तो टीचर टीचर पे डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश क्योंकि ये बेसिकली तुम्हारा आंसर है ना, तुम्हारा पूरा आंसर ही गलत हो गया। वर्किंग तुम्हारी बिल्कुल सही है, बस यहाँ आके तुमने साइन तक वो कर दिया। चलिए सर आप तो अच्छे हैं ना, आप 0.5 काटेंगे सर, है ना? हम्म। बस ये चीज याद रखो ना कि जिस साइड पे ओपन है ना क्रोकोडाइल का, हम लोग इसको इसी तरह करते थे, जो साइड की तरफ ओपन है ना वो उसको इज्जत दे रहा है, वो साइड ग्रेटर है। और जिस साइड पे मुंह बंद है वो छोटी है, उसको इज्जत नहीं दे रहा। वो इस तरह हमारी टीचर्स ने भी हमें याद कराया था। ये क्रोकोडाइल का मुंह है, ये जिस साइड पे खुला है वो साइड बड़ी है, और जिस साइड पे बंद है वो साइड छोटी है।
सर ऐसी बात तो क्लास 3 में होती थी। हाँ देखो इर्तिफा को ही बताया है। चलो इर्तिफा आगे बढ़ते हैं, अब 6 पे आ जाओ जल्दी से। 6 हो या 6 छोड़ते हैं, 7 करते हैं। 6 तो तुम लोग कर लोगे ना, आसान है। 6 बिल्कुल यही है, नॉट रियल वाला है। 7 करते हैं, 7 नहीं हो रहा ना उधर से। सर 11 कर लेते हैं। छोड़ दो 7 फिर, डायरेक्ट 11 पे चलो। रुक जाओ जी ना, जी आराम सर आराम सही से, है। आराम आराम से जाएंगे ना। एक तो मैंने 4 होमवर्क दे दिया, एक तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लो होमवर्क में, क्योंकि अच्छा है पूरी एक्सरसाइज हो जाए ना इधर ही हमारे सामने, तो फिर बाद में तुम लोग परेशान नहीं होगे। अल्लाह का शुक्र मैंने पहले से की हुई थी एक्सरसाइज। चलो अब मुझे ये बताओ, ये हमारे पास टाइम कितना है अभी? सर 7 हो गया, समझ आ गया। सर 9 मिनट है सर ओए ओए टाइम। ओए, 9 मिनट है? मैं तो समझा लंबा टाइम है। सर चलो बोलिए। सर प्लीज आप क्वेश्चन 7 जो है वो थोड़ा सा सॉल्व कर दें, वो मुझसे हो रहा नहीं है। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का दो होमवर्क तुम लोग को दे दिए, 4 और 6, ठीक है। बल्कि 4 6 और 8 भी ले लो। चलो 3 क्वेश्चन होमवर्क में ले लो। मैं अभी ये कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, 4 6 और 8 होमवर्क में ले लो, और क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व कर देता हूँ, तो क्लास को फिर वाइंड अप कर देता है। फिर इंशाल्लाह सर आगे 11 जो का है क्या होगा? 11 पे नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि 6 7 सवाल और करके, क्योंकि अभी देखो ना इंशाल्लाह टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाए। अभी तो हमें एक ही पीरियड मिल रहा था ना बस, अब हो सकता है अगली बार पीरियड थोड़े से हमारे पास बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, होमवर्क तुम लोगों ने जो है वो नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 6 और 8 होमवर्क है तुम लोग का। सर वो ग्रुप पर डाल दिएगा हाँ होमवर्क। मैं ग्रुप पे डाल दूँ। ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा ना, तो तुम इस रिकॉर्डिंग से देख लेना होमवर्क। ठीक है, चलो सही है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल कह रहा है, और जल्दी से मुझे वो लिखवा दो। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल है ना, इसलिए इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2k + 1 एक्स है, और इसके बाद जो है वो मेरे पास +k² - 3 है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है ABC की वैल्यू, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी। k² - 3 = 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर में क्वेश्चन चेक कर लो। एक्स स्क्वायर 2k + 1 और एक्स आ गया, और प्लस के। अब इसमें देखो ये पहले से अरेंज है। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। और बी मैंने आपको बोला था कि एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स के साथ आपको जो भी चीज जो है नजर आ रही है वो सारी की सारी बी की वैल्यू होगी। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया 2k + 1। और सी जो होता है वो इसके अलावा सारी चीज होती है, तो यहाँ मेरे पास k² - 3 जो है वो सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अब वो मुझे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। और नॉट रियल का मतलब है कि डी विल बी लेस देन 0। ठीक है, नॉट रियल बोल रहा है तो इसका मतलब है कि डी विल बी लेस देन 0। अब मुझे b² - 4ac निकालना है, कैलकुलेट करना है। रेंज मिल जाएगी मुझे, b² - 4ac विल बी लेस सर आगे देन। भी है ये थोड़ा सा इसका पार्ट, ये आगे भी है। state the range of values of k for which the roots are हाँ, real। पहले हम लोग नॉट रियल, अगर नॉट तुम उसके लिख लोगे ना नॉट रियल के, तो उसको उल्टा कर देना, वो रियल के हो जाएंगे। सर वो हम हो पहले गया बट नॉट, फिर नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोग नॉट रियल कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर जो है वो नॉट रियल में ये होगा तो रियल में उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो b² की जगह पे 2k + 1 होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और जब भी होल स्क्वायर की बारी आ जाए तो मुझे याद आ जाता है कि ये आइडेंटिटी है, या आइडेंटिटी से ही ओपन होगा। तुम लोगों ने अगर आइडेंटिटी नहीं लगाई तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। a की जगह पे 1 आ जाएगा, c की जगह पे जो है वो पूरा मुझे k² - 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो रहा है अजर? जी अच्छा, सर। अब जब आइडेंटिटी पूछ रही हो कुछ, नो सर। आइडेंटिटी ओपन करूंगा तो आइडेंटिटी के लिए a का स्क्वायर करना पड़ेगा। a का स्क्वायर 4k² हो गया, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। अजान हो रही है तो मैं अजान के बाद बोलूंगा। ठीक है, माइक ऑफ करो।
अब साइन चेंज कर देंगे सर वो। ठीक है, इस तरह मैंने इसका जो है वो साइन, सर क्योंकि मुझे डायरेक्टली इज पता है। इक्वल्स टू क्यों नहीं लगवाया? डायरेक्टली इज इक्वल्स टू क्यों नहीं लगवाया? डायरेक्टली कहाँ नहीं लगवाया? सर फॉर रियल रूट्स कह रहा था ना वो, रियल रूट्स में तो इज इक्वल्स टू आता है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया था ना। देखो मैंने तुम्हें बुक में कंडीशन नहीं बताई थी। बुक में देखो जरा, उस पे आओ, पेज नंबर 70 पे आओ। पेज नंबर 70 पे देखो, उसने हमें तीन कंडीशन बताई थी। रियल की अलग बताई थी, और फिर उसने एक बताई थी रियल और डिस्टिंक्ट, एक बताई थी रियल और इक्वल। तो उसने कहा था कि रियल अगर पूछे तो आपको दो को कंबाइन करना पड़ेगा। तो दो को कंबाइन करके देखो, नीचे वाली कंडीशन में उसने कहा है कि इफ द रूट्स आर रियल, अगर सिर्फ रियल पूछता है ना, तो आपको दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी यूज करना पड़ेगा। देखो लास्ट लाइन लिखी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ द रूट्स आर रियल। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, फिर इसको इधर तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम लोग के पास जो है वो 3 क्वेश्चन होमवर्क में आ गए। इंशाल्लाह फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सर क्लासेस में 8 से ट्राई। लेके 11 तक होमवर्क है। 8 से लेके 11 तक होमवर्क मैंने है। होमवर्क, देखो मैंने ये 3 होमवर्क दिए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया है, और सर 11 भी दे दीजिए। 11 ले लो। चलो 11 ले लो, और 9 10 मैं करा दूंगा। 11 तुम ले लो, 9 10 मैं करा दूंगा। चलो ठीक है, तो सर जब चार सब दे क्वेश्चन। दिए तो वो दो भी दे दें। नहीं नहीं, वो मैं करा दूंगा ना यार, ऐसा तो नहीं रहा है। 4 करो बस, वो मैं 2 करा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। उधर नाराज हो गया, सॉरी सर वो दो भी उधर। नहीं होमवर्क नहीं दे सर, दीजिए सर। 9 10 भी दे दीजिए। तुम लोग कर लेना, फिर हम लोग देख लेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। जब बाकी क्या चलेगा। कह रहे हैं, बाकी क्या कह रहे हैं? ओके सर प्लीज आप इसका असाइनमेंट क्रिएट करके, हाँ मैं बिल्कुल असाइनमेंट। बाकियों से पूछ लेता है, अगर कहते हैं 9 10 भी होमवर्क दे तो मैं दे देता हूँ। हाँ भाई, कहाँ है बाकी लोग सारे? सर दे दीजिए डायरेक्टली। सर, दे दीजिए 9 10 भी दे दीजिए। सर आप थोड़ा 11 सॉल्व कर सकते हैं, मेरा आंसर गलत आ रहा है। 11 सॉल्व कर दूँ? हाँ सर, चलो थोड़ा सा सॉल्व कर मैं दीजिए। मैं 11 की वीडियो बना दूंगा। चलो हाँ चलिए फिर चलिए, वीडियो बना। 9 10 फिर होमवर्क में लो। चलो अब 9 10 होमवर्क में लो फिर। किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो 4 6 8 9 10 11, 11 में इंशाल्लाह होमवर्क मैं वीडियो बना दूंगा 11 की, तो 11 सॉल्व हो जाएगा। 11 छोड़ दो, 11 मैं करा दूंगा, मतलब 11 मेरे पास आ गया। तो ये होमवर्क हो गया। ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज थी, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि साइन का ख्याल रखना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बस अप्लाई करना है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इससे। ठीक है। जी सर, सही है। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।